नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नूरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन में द्वीप देशों के लिए अवसंरचना IRIS का किया शुभारंभ। IRIS के शुभारंभ के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के संयुक्त आयोजन में 100 से अधिक प्रतिनिधि हुए शामिल। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर मीडी मिश्रा से की मुलाकात। पासीघाट में राज्य विश्वविद्यालय के शुभारंभ, कोविड टीकाकरण अभियान, होलोंगी एयरपोर्ट सहित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर हुई चर्चा। 14 राज्यों की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। लोकसभा की 3 सीटों में से भाजपा, कांग्रेस और शिवसेना के खाते में गई एक सीट। भाजपा गठबंधन ने असम की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में दर्ज की जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन में द्वीप देशों के लिए अवसंरचना IRIS का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य विकासशील छोटे द्वीपीय देशों SIDS में लचीली, सतत और समावेशी अवसंरचना के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास करना है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि IRIS की शुरुआत से सर्वाधिक संवेदनशील देशों के लिए कुछ करने की नई आशा, विश्वास और संतोष मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में यह सिद्ध हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से कोई नहीं बच सकता और विकासशील छोटे द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ऐसे छोटे द्वीप देशों के लिए विशेष आंकड़े एक ही जगह उपलब्ध कराएगा ताकि उन्हें चक्रवात, कोरल रीफ निगरानी और तटीय निगरानी के बारे में समय में सूचना मिल सके। IRIS के शुभारंभ के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के संयुक्त आयोजन में 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। फिजी, जमैका और मॉरिशस सहित SIDS के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। Prime Minister Modi, and thank you for your great friendship to Australia, Narendra, and for inviting us to join you. And I'm particularly pleased to be here, like both of you, with our other island state nations. Australia is also an island state. It's a very big island. पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हो, सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसमें भी क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सीड्स को है। ये उनके लिए जीवन मृत्यु की बात है, ये उनके अस्तित्व के लिए चुनौती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आई आपदाएं उनके लिए सचमुच प्रलय का रूप ले सकती है। ऐसे देशों के क्लाइमेट चेंज न सिर्फ उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। ऐसे देश टूरिज्म पर बहुत निर्भर हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के चलते टूरिस्ट भी उनके पास आने से घबराते हैं। फ्रेंड, वैसे तो सीड्स देश सदियों से नेचर के साथ समन्वय में जीते रहे हैं। वे प्रकृति के स्वाभाविक साइकिल के साथ एडेप्ट करना जानते हैं, लेकिन पिछले कई दशकों में हुई स्वार्थपूर्ण व्यवहार की वजह से प्रकृति का जो अस्वाभाविक रूप सामने आया है, उसका परिणाम आज निर्दोष स्मॉल आइलैंड स्टेट्स झेल रहे हैं। और इसलिए मेरे लिए CDRI या आइरिस सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, बल्कि ये मानव कल्याण के अत्यंत संवेदनशील दायित्व का हिस्सा है। भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। वर्ष 2030 तक
कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में से 1 अरब टन की कमी की जाएगी। वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था का आर्थिक गतिविधियों से कार्बन उत्सर्जन में 45% से अधिक की कमी लाने का लक्ष्य है। ब्रिटेन के ग्लासगो में कप 26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट कर देगा और अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा से करेगा। श्री मोदी ने विवेकपूर्ण उपभोग का समय की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि इससे कृषि, मत्स्य, आवासन, आतिथ्य, पर्यटन, जल प्रबंधन और ऊर्जा प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव संभव होगा। उन्होंने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को वैश्विक मिशन बनाने का आह्वान किया। मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। विकासशील देशों के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की और पासीघाट में राज्य विश्वविद्यालय के शुभारंभ, कोविड टीकाकरण अभियान, होलोंगी एयरपोर्ट, मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना सहित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षण सत्र को जल्द शुरू करने को कहा ताकि राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय राजीव गांधी विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में दाखिले के बोझ को कम किया जा सके। राज्यपाल ने कहा कि अच्छी बुनियादी सुविधाएं, सक्षम शिक्षण संकाय और क्वालिटी एकेडमी मैनेजमेंट में से राज्य विश्वविद्यालय प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए वरदान साबित होगा। राज्यपाल ने प्रदेश में कोविड टीकाकरण के तहत 77% लाभार्थियों को पहली डोज और 54% को दूसरी डोज लगाए जाने पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य अधिकारियों की सराहना करते हुए प्रदेश के क्रादादी, कुरुमकुमे, अपर सुबनसिरी और ईस्ट कामेंग जिले में टीकाकरण कवरेज कम होने पर चिंता व्यक्त की। बैठक के दौरान राज्य सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े विकास परियोजनाओं की निगरानी पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को दिबांग वैली जिले के युवाओं द्वारा पर्यटन उद्यमिता के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग 7 लैक्स ट्रैकिंग अभियान के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने तिब्बत सीमा से लगे तवांग जिले के सीमावर्ती गांव और बॉर्डर पोस्ट के दौरे में से भी अवगत कराए। 14 राज्य की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के लिए आज मतगणना जारी है। अभी तक प्राप्त समाचार के अनुसार लोकसभा की 3 सीटों में से 1 सीट पर भाजपा, 1 कांग्रेस और 1 सीट पर शिवसेना ने जीत दर्ज की है, जबकि विधानसभा उपचुनाव के 30 सीटों की मतगणना में असम की सभी 5 सीटों पर भाजपा और उसके गठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव में 1 पर आरजेडी और 1 पर जेडीयू के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। मेघालय विधानसभा की 3 सीटों के उपचुनाव में 2 सीट पर नेशनल पीपल्स पार्टी और 1 सीट पर यूडीपी ने जीत दर्ज की। वहीं मिजोरम विधानसभा की 1 सीट के लिए हुए उपचुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की है। नागालैंड विधानसभा की 1 सीट के उपचुनाव में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव का उम्मीदवार विजयी रहा है। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। केंद्रीय खेल
मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर 2020 अवार्ड के चयनित खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया। पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते यह पुरस्कार समारोह नहीं हो पाया था। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही ताका तामुत को तेंजिंग नोर्गेंग नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स 2019 से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले ताका तामुत को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बधाई देते हुए भविष्य में भी साहसिक खेलों के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए युवाओं को प्रोत्साहित करने को कहा। अपने संबोधन में केंद्रीय खेल मंत्री ने सभी खिलाड़ियों से 5 ऐसे खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारने और उनको प्रशिक्षण देने का संकल्प लेने का अनुरोध किया जो भविष्य में भारत के पदक जीतने का दमखम रखते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मार्ग भटक गए। ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को आपको जब जमीन पे आप देखते हैं तो आपको उनको मेंटोर करना है, उनको हाथ पकड़कर चलना सिखाना है। हमने अगर कोई गलती की है, आज हम उसको अनुभव करते हैं कि हमसे ये हो गई या किसी और खिलाड़ी ने की, तो दूसरा कोई युवा वो गलती ना करे उसको बताने की कष्ट भी आप लोगों ने करना है। यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे टू हैंड होल्ड देम, मोटिवेट देम, मेंटर देम एंड लीड देम टू द टॉप लेवल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। यह दिन धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने और आयुर्वेदिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए मान्यता जाता है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस का मुख्य विषय है पोषण के लिए आयुर्वेद। इस दिवस का उद्देश्य आयुर्वेद के महत्वपूर्ण पक्षों और इसके अनूठे उपचार से जुड़े सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना है। आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित मुख्य आयुर्वेद दिवस को संबोधित करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष संबंधी उत्पादों के बाजार में 2014 से 2020 तक 17% बढ़ोतरी हुई है। धनतेरस का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दीपावली से संबद्ध त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो गई है जो इस महीने की 6 तारीख को भैया दूज के साथ संपन्न होगी। धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन आयुर्वेद के जनक धन्वंतरि की पूजा की जाती है जो भगवान विष्णु के अवतार है। धन संपदा और खुशहाली का प्रतीक यह पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की 13वीं तारीख को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने धनतेरस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी द्वारा त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों की खरीद की अपील का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। व्यापारिक संगठन भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की नीति के तहत ग्राहकों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बार दिवाली पर जो व्यापार होगा वो बहुत अच्छा होगा और पूरे देश भर में हमने हमारी जो एसोसिएशन है उनको ये कहा है कि गांव और शहरों के अंदर जो हमारे लोकल कारीगर हैं जो वो सामान बनाते हैं उन सामानों की बिक्री आप कीजिए। तो लगातार सभी राज्यों में हमारी एसोसिएशंस का तालमेल ऐसे छोटे छोटे लोगों से बना हुआ है जिनके पास कला तो है, बाजार नहीं। ईटानगर के 20 सेक्टर में सोमवार शाम को आग दुर्घटना में 3 व्यक्ति घायल हो गए और एक मकान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एलपीजी सिलेंडर फटने से यह दुर्घटना हुई। अग्निशमन दल ने घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे भारतीयों में विश्वास बहाली के तहत ब्रिटिश नीति में इरविन की घोषणा के बारे में। नवंबर 1929 महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने एक सम्मेलन में लॉर्ड इरविन की घोषणा के जवाब में दिल्ली स्टेटमेंट जारी किया था।
जिसे इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को पेश किया था। इसी दौरान साइमन कमीशन भारत के दौरे पर था और हर जगह उसका विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन! भारत माता की जय! जहां पूरे देश में भारतीयों ने सर्वसम्मति से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, वहीं लंदन में भी भारतीयों को रियायतें देने का विरोध हुआ और संसद में इस पर बहस हुई। इरविन की अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।